Hello everyone. I hope you all doing good. So I'm starting first unit of the subject project management and entrepreneurship. Okay. So in last lecture, in last video, I have discussed about the syllabus of project management and entrepreneurship. So first unit is entrepreneurship. So I am sharing my screen. So I hope my screen is visual to everyone. So welcome to my channel, Study with BD Sir. So first unit is entrepreneurship. Okay. Subject name is project management and entrepreneurship. Subject code is KHU 802 and 702. So topic will be covered in this video: entrepreneurship and characteristics, entrepreneurship need and scope, entrepreneur versus entrepreneurship, factor affecting entrepreneurial development, McLean's achievement motivation theory, entrepreneur and intrapreneur, types of entrepreneurs, phase of EDPs, types of EDPs launched by government. So we will discuss all this topic in detail. Okay. So first we will discuss about entrepreneurship. What is entrepreneurship? So first of all, so entrepreneurship is the process of developing, organizing, and running a new business to generate profit while taking on financial risk. Okay. So entrepreneurship क्या है कि एक नया बिजनेस स्टार्ट करने का स्टार्टअप है ना, कि हम कुछ नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं. सो दैट इज मेनली एंटरप्रेन्योरशिप कहलाता है, इन शॉर्ट यदि बात करें तो. ओके. सो बाय डेफिनेशन वाइज यदि हम जाए तो एंटरप्रेन्योरशिप इज द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग, organizing and running a new business to generate profit while taking on financial risk. Second point is entrepreneurship means self-employment, which comes with the ability to set your own schedule and work where you want. मतलब कि ये अपना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है कि आप अपना काम स्टार्ट कर रहे हैं. ठीक है. आप अपने शेड्यूल के अकॉर्डिंग आप काम स्टार्ट कर रहे हैं. ठीक है. ये आपका ऑर्गेनाइजेशन होगा, ये आपका बिजनेस होगा, ये न्यू होगा. थर्ड इज entrepreneurship is the process of designing and running a new business venture for earning profit. So entrepreneurship क्या है? एक नया बिजनेस आप प्रॉफिट के अर्न के लिए आप डिजाइन किया आपने, है ना. सो एक नया काम आपने डिजाइन किया है अलग से प्रॉफिट के लिए. दैट इज एंटरप्रेन्योरशिप. सो अ पर्सन हु डेवलप न्यू बिजनेस एंड अंडरटेक ऑल रिस्क एंड चैलेंजेस एसोसिएटेड विथ इट इज टर्म एज एंटरप्रेन्योर. तो जो ये स्टार्ट करता है, कोई नया काम स्टार्ट किया, रिस्क लिया उसने, चलेगा नहीं चलेगा, पैसा लगा रहे, क्या होगा नहीं होगा, तो इसके बावजूद जो एक उन्होंने एंटरप्राइज स्टार्ट किया है, जो उन्होंने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, दैट पर्सन कॉल्ड अ एंटरप्रेन्योर. सो एंटरप्रेन्योरशिप रिजल्ट्स in creativity, innovation, employment opportunities, and leads to the overall economic development of the country. तो एंटरप्रेन्योरशिप से क्या फायदा है कि ये इसमें क्रिएटिविटी होती है, कि नया कुछ करने का एक मौका होता है, इनोवेशन होता है, इसमें कुछ नया करने का, कुछ अलग हटके करने का, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, कुछ अधिक से अधिक लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल सकता है, जॉब मिल जाता है, एंड लीड्स टू द ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री. और कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में काफी हेल्प करता है. ठीक है. सो आगे बढ़ते हैं हम. कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है एंटरप्रेन्योरशिप? तो कैरेक्टरिस्टिक्स की यदि बात करें तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है एबिलिटी टू टेक रिस्क, विजनरी, open minded, goal oriented, flexible, confident and well informed. एबिलिटी टू टेक रिस्क मतलब कि जो एंटरप्रेन्योर होते हैं, ठीक है, वो
अब उनमें रिस्क लेने की एबिलिटी होती है, तभी वो कुछ नया स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, विजनरी होते हैं, वो दूर तक देख सकते हैं कि मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ, या मैं जिसका हेल्प करूंगा वो क्या कर सकते हैं, मैं इसको लेके कहाँ तक जा सकता हूँ, इसका 5 साल 10 साल 15 साल में क्या रिजल्ट हो सकता है, मैं कहाँ तक जा सकता हूँ। सो विजनरी सोच के साथ कि मैं इसे कहाँ तक ले जाऊंगा, अपने आप को कहाँ तक ले जाऊंगा। ओपन माइंडेड होते हैं कि भाई स्टार्ट करेंगे तभी तो पता चलेगा कि हम कितना सक्सेस होंगे नहीं होंगे, जब हम स्टार्ट ही नहीं करेंगे तो हमें मुझे क्या पता। तो ये ओपन माइंडेड होते हैं, रिस्क लेने के लिए रेडी रहते हैं कि जो होगा देखा जाएगा, हम कर लेंगे। सो ओपन माइंडेड होते हैं सीखने के लिए, कि सीखेंगे करेंगे आगे बढ़ेंगे। ओके, सो गोल ओरिएंटेड होते हैं, इनका ईयरली वीकली मंथली सब गोल बना के चलते कि इतने दिन में मुझे इतना अचीव करना, इस तरह से काम होगा उस तरह से। हर दिन का इनके पास गोल होता है कि आज शाम तक कितना काम करना और क्या हमने किया। तो ये गोल ओरिएंटेड होते, फ्लेक्सिबल होते सब चीज में, कि अब भाई मैंने सोचा था कि इतना इन्वेस्टमेंट होगा लेकिन कुछ ज्यादा हो गया तो क्या दिक्कत है, हम भाई नया काम करने जा रहे हैं, तो हमें सीखने के लिए फ्लेक्सिबल होना होगा। और होते हैं ये लोग कि थोड़ा सीखना पड़ेगा, हो सकता है पैसे थोड़े ज्यादा लग जाए, हो सकता है टाइम का आवर थोड़ा सा ज्यादा देना पड़े। ठीक है, तो इस तरह से वो सब चीज के लिए फ्लेक्सिबल रहते हैं। कॉन्फिडेंट एंड वेल इन्फॉर्म, कॉन्फिडेंट रहता है कि हाँ मैंने स्टार्ट किया तो मैं कर लूंगा, अपने आप को वेल इन्फॉर्म्ड कर लेते हैं कि नहीं भाई मुझे पता है मैं कर लूंगा, मुझे पूरा विश्वास है। ओके, तो ये कॉन्फिडेंट होते हैं। ये दीज आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। नेक्स्ट इज नीड ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप की जरूरत क्या है ना, क्यों हम एंटरप्रेन्योरशिप पे आजकल फोकस कर रहे हैं और क्या इससे फायदे। सो एंटरप्रेन्योरशिप एंड इनोवेशन हेल्प इन नीड ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। ओके, सो एंटरप्रेन्योरशिप क्यों जरूरी है, क्यों होना चाहिए। So entrepreneurship and innovation help individuals become independent and channel their creativity into creating something of their own in this competitive world. तो entrepreneurship and innovation से क्या है कि एक इंडिविजुअल्स हर एक को इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में कुछ अपना करने को तैयार करता है, कुछ उनका अपना होता है कि ये मेरा अपना है, जैसे चाहूंगा मैं वैसे कर सकता हूँ। ठीक है, किसी पे डिपेंडेंट नहीं, इंडिपेंडेंट होके इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में। ठीक है, इसमें इंटरप्रेन्योरशिप से क्या होता है, उसमें पैशन जगता है, पैशन आता है, वो बिग ड्रीमर बनते हैं, बिग ड्रीमर होते हैं। लर्निंग की कैपेबिलिटी उसमें बढ़ जाती है, वो लर्न करना हमेशा ओपन रहते हैं लर्न करने के लिए। गुड लिसनर होते हैं, वो सुनने के लिए रेडी रहते हैं कि कोई कुछ बोल रहा है तो हम किस तरह से सुने उसको ताकि कुछ अच्छा आगे कर सके। फाइनेंशियल पार्टनर, फाइनेंसिंग पार्टनर, मतलब कि हम इसमें कुछ लोग मिलके इकट्ठा स्टार्ट करते हैं तो फाइनेंशियली हम किसी को पार्टनर बना सकते हैं। ठीक है, सो इसमें इससे क्या फायदा होता है, एंटरप्रेन्योरशिप से प्रॉफिट इंक्रीज हो सकता है, लाइफ लाइन ऑफ अ नेशन, नेशन की आगे बढ़ने में बहुत मदद कर सकता है, इसका लाइफ लाइन हो सकता है आगे बढ़ने में। प्रोवाइड्स इनोवेशन, नए तरीके ढूंढने में ये मदद करता है। सोशल बेनिफिट्स, सामाजिक जो लाभ है वो काफी मिलता है। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, इसमें इससे क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है, अपॉर्चुनिटी, नए लोगों को काम मिलता है। चेंज ऑफ ग्रोथ, ग्रोथ में चेंज होता है, मतलब कि अचानक से ग्रोथ बहुत बढ़ सकता है इससे। इंक्रीज प्रॉफिट, प्रॉफिट में इंक्रीज होता है। सो मेन दीज आर द मेन नीड ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। ओके, नाउ व्हाट आर द स्कोप्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। सो स्कोप्स क्या है, इट प्रोवाइड्स जॉब्स फॉर सोसाइटी, ये सोसाइटी के लिए जॉब प्रोवाइड करता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि एक कंपनी किसी ने खोला, उस कंपनी में बहुत तरह के लोग होते हैं, बहुत तरीके की जो सर्विसेज होती है, तो कितने तरह के लोगों को उसमें जॉब्स मिलता है।
है ना, कि एक सिक्योरिटी, एक स्वीपर से लेके क्लर्क, अकाउंट्स, उसके बाद जो उसकी मेन प्रोडक्ट है उसमें मैन्युफैक्चरर, इंजीनियर, so many person required for run a company. Okay, so there are so many jobs can provide by one company. Okay, next, solution for society. मान लेते हैं कि सोसाइटी में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, तो वहां पे एक हम नया स्टार्टअप करके उसके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, किसी गांव में लाइट नहीं गई है, तो वहां पे हम सोलर प्लांट स्टार्ट करके क्या कर सकते हैं, वहां के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये सोसाइटी के प्रॉब्लम को सॉल्यूशन भी दे सकता है। प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी टू इम्प्रूव द न्यू बिजनेस सेक्टर। ठीक है, एक न्यू बिजनेस सेक्टर को अपॉर्चुनिटी दे सकता है। ठीक है, एंटरप्रेन्योर एंटरप्रेन्योरल मूवमेंट इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। एग्रीकल्चर सेक्टर में नया कुछ ला के इसको आगे बढ़ावा दे सकता है। ठीक है, सर्विस सेक्टर, सर्विस सेक्टर में कुछ नया कर सकता है। ये कुछ भी, कहीं भी हम सर्विस देना है, जैसे खेतों के लिए बिजली देना है, यदि एग्रीकल्चर की बात करें तो खेतों के लिए बिजली देना है, या कहीं पे हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करानी है, तो अलग अलग तरीके से हम एंटरप्रेन्योरशिप का की मदद से हम वहां पे प्रॉफिट दे सकते हैं। ओके, यदि नेक्स्ट में आते हैं एंटरप्रेन्योर वर्सेस एंटरप्रेन्योरशिप। तो एंटरप्रेन्योर एंड एंटरप्रेन्योरशिप में क्या है, देखो, यदि मैं आपको समझाऊं, एंटरप्रेन्योर वो है जो एक नया बिजनेस स्टार्ट करता है, और जो बिजनेस नया स्टार्ट करता है, ये प्रोसेस क्या है, एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, तो यदि कुछ देख ले डेफिनेशन और पॉइंट्स, तो एंटरप्रेन्योर्स क्या है, एन एंटरप्रेन्योर इज एन इंडिविजुअल्स और अ पर्सन हु हैज एन इनोवेटिव आइडिया टू जनरेट मनी एंड लीड द मार्केट एज वेल। तो एंटरप्रेन्योर क्या है, एक सिंगल पर्सन है, एक इंडिविजुअल है, एक या दो, जो मिलके एक नया आइडिया के साथ पैसा लगा के पैसा जनरेट करता है। ठीक है, और मार्केट को लीड करता है। और एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, वेयर एज एंटरप्रेन्योरशिप इज द स्किल्स ऑफ जनरेटिंग एन आइडिया इनटू अ रियल प्रोडक्ट एंड जनरेटिंग मनी। अब सोचो, एंटरप्रेन्योरशिप क्या, एक आइडिया मेरे दिमाग में आया, उसको यूज करके हमने कुछ प्रोडक्ट फिजिकल निकाले, है ना, कुछ उसका रिजल्ट दिया। तो ये क्या है, ये स्किल्स जो है वो क्या है, हमारा एंटरप्रेन्योरशिप। एन एंटरप्रेन्योर इज अ पर्सन वेदर मेल और फीमेल। एंटरप्रेन्योर क्या है, मेल और फीमेल कोई भी पर्सन हो सकता है। बट एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, whereas entrepreneurship is the process of starting a business and providing a service or product to the public। लेकिन एंटरप्रेन्योरशिप क्या एक प्रोसेस है ऑफ स्टार्टिंग द बिजनेस, बिजनेस स्टार्ट करने के प्रोसेस को एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं। और डिफरेंस देखें, एंटरप्रेन्योर्स क्या है, एन एंटरप्रेन्योर इज एन इनोवेटर हु हैज सम यूनिक एंड नेवर सीन आइडिया। ये क्या है, इनोवेटर है, जो एक नया चीज जो इससे पहले नहीं हुआ, उस चीज को ये खोज के निकालने का, और उसको किसी मार्केट में या कहीं पे सोसाइटी में उसको यूजफुल बनाना। एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, एंटरप्रेन्योरशिप बात करें, जो एंटरप्रेन्योर होते हैं वो रिस्क लेते हैं, ठीक है, प्लान करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, लेकिन वो एग्जीक्यूशन, जो प्लानिंग, रिस्क टेकिंग, जो सोच है, दैट इज द एंटरप्रेन्योरशिप। जो प्रोसेस है वो एक एंटरप्रेन्योरशिप है। एंड एंटरप्रेन्योर्स हैव द विजन टू स्टार्ट एन एंटरप्राइज। एंटरप्रेन्योर्स के पास विजन होता है, एक सोच होती है एंटरप्राइज स्टार्ट करने का, नया कुछ बिजनेस स्टार्ट करने का। जबकि एंटरप्रेन्योरशिप वैरीज फ्रॉम अ सिंगल बिजनेस और मल्टीपल दैट जनरेट एम्प्लॉयमेंट। लेकिन एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, कि वो एक या कई सारे बिजनेस स्टार्ट करके एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना, ये एक एंटरप्रेन्योरशिप। ओके, सो ये डिफरेंस आ गया, ये क्वेश्चन कभी कभी आता है। नाउ, फैक्टर्स अफेक्टिंग एंटरप्रेन्योर
डेवलपमेंट। ठीक है, तो क्या क्या फैक्टर्स है जो एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट को अफेक्ट करता है? सो पहला इकोनॉमिक फैक्टर्स। ठीक है, इकोनॉमिक फैक्टर में पहला आता है कैपिटल, कि जो पैसे की रिक्वायरमेंट होती है वो इफेक्ट करता है कि पैसा है नहीं है, कितना है, कहाँ से आएगा, क्या आएगा। ये सब फैक्टर, ये एक फैक्टर है जो इफेक्ट करता है कि नया एंटरप्रेन्योर वो बन पाएगा नहीं बन पाएगा, इसके डेवलपमेंट में कितना कितना डेवलप ये हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। ये काफी हद तक कैपिटल पर डिपेंड करता है कि कैपिटल उसके पास है या कहाँ से आएगा या कहाँ से मिलेगा। देखो, दूसरा लेबर। जहां भी हम अपना एंटरप्राइज स्टार्टअप करने जा रहे हैं वहां पे लेबर कितना मिल रहा है, कैसे मिल रहा है, कितना उस पे हमारा एक्सपेंडिचर आएगा, है ना, किस तरह के स्किल्ड लेबर मिल रहे हैं नहीं मिल रहे हैं, वो सब डिपेंड करता है। वो भी कि वहां पे हम एंटरप्राइज अपना स्टार्ट कर सकते हैं या नहीं। रॉ मटेरियल्स, तीसरा इफेक्ट करेगा रॉ मटेरियल्स, कि वहां रॉ मटेरियल मिलेगा नहीं मिलेगा, महंगा मिलेगा, कितना टाइम में वो अवेलेबल हो पाएगा उस एंटरप्राइज के लिए जो हम वहां पे स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो ये सब कुछ इकोनॉमिक फैक्टर में आएगा जो अ, इसके रहने से ही वो वहां पे स्टार्ट हो पाएगा, नहीं रहने पे फिर प्रॉब्लम आएगी उसका स्टार्ट होने। दूसरा है नॉन इकोनॉमिक फैक्टर, जो इफेक्ट करेगा एंटरप्रेन्योरल डेवलपमेंट को, कि वो कितना डेवलप हो पाएगा और नहीं हो पाएगा। उसमें नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स में पहला है सोशल मोबिलिटी। सोशल मोबिलिटी मतलब क्या हो गया, कि जो वहां का समाज है, जो सोशल लोग है, उसकी पॉपुलेशन कितनी है, वहां पे कितने लोग हैं, कितने लोग अवेलेबल होंगे, कितने लोग इसको अवेल करेंगे नहीं करेंगे, यूज करेंगे नहीं करेंगे, है ना। कई बार होता है कि कोई एक फैक्ट्री आप डालने गए, किसानों ने हंगामा कर दिया कि नहीं जी हमारा ये तो जमीन ले लेगा, हमारा नहीं हो पाएगा यहाँ पे। कभी वो बोलता है कि यहाँ इससे कचरा निकलेगा, इससे प्रदूषण फैलेगा, पॉल्यूशन होगी, वो बहुत चीजें होती है। लेकिन दूसरा चीज ये भी लोग सोच सकते हैं कि इससे एम्प्लॉयमेंट आएगी, इससे जॉब बढ़ेगी, इससे हमारा लिविंग लाइफ चेंज होगा, अर्निंग के एक सोर्स मिल जाएगा। तो वहां पे सोशल मोबिलिटी किस तरह का, वो भी डिपेंड करता है। मार्जिनलिटी, वहां पे जो हम कोई प्रोडक्ट बनाएंगे उसको बेचेंगे, तो कहाँ वहां पे क्या मार्जिन मिलेगा, है ना, वहां पे कितना बिकेगा सामान, नहीं बिकेगा, ये सब। फिर सिक्योरिटी, यदि हम कोई फैक्ट्री खोल रहे हैं तो वहां पे कितना सिक्योर है कि वो चलेगा नहीं चलेगा, कोई बाहर का लोग चलने देगा नहीं चलने देगा, वहां पे आंधी तूफान आता है, भूकंप आता है, मतलब बहुत सारे चीजें हैं जो मैटर करता है कि वहां पे वो चलेगा या नहीं चलेगा, सिक्योरिटी पर्पस। ओके, तो ये भी अफेक्ट करता है एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट, कि होगा या नहीं होगा। ओके, सो थर्ड वन इज साइकोलॉजिकल फैक्टर। सो साइकोलॉजिकल फैक्टर भी है कि नीड ऑफ अचीवमेंट एंड विड्रॉल ऑफ स्टेटस रेस्पेक्ट। सो नीड ऑफ अचीवमेंट में क्या है, कि यदि वहां पे ये फैक्ट्री चलेगा, है ना, तो उसके क्या अचीव्ड होगा उससे, उस इंडिविजुअल्स को भी और पूरे सोसाइटी को भी या गवर्नमेंट को भी। तो वहां से अचीवमेंट भी डिपेंड करता है कि यदि अचीवमेंट यदि है तो ठीक है, नहीं है तो फिर वो आगे नहीं बढ़ सकता है। ठीक है, कितना अचीवमेंट मिलेगा, तो ये सब डिपेंड करता है कि ये एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। विड्रॉल ऑफ स्टेटस रेस्पेक्ट, कि वहां से रेस्पेक्ट कितना मिलता है उस चीज को स्टार्ट करने से, उस इंडिविजुअल्स को या उस सोशल को, या किसी गांव में स्टार्ट किए, किसी टाउन में स्टार्ट किए, तो पूरे टाउन उससे अफेक्ट होगा, है ना। तो वहां पे क्या उसका रेस्पेक्ट होगा, क्या उसके आउटपुट होंगे। ठीक है, तो ये सब साइकोलॉजिकल फैक्टर्स में आते हैं। नेक्स्ट इज गवर्नमेंटल एक्शन। और जो चौथा चीज है वो गवर्नमेंटल एक्शन है, कि इसको डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट क्या एक्शन लेता है, उसको परमिट देता है नहीं देता है, उससे कितना डिमांड करता है, उस अब गवर्नमेंट अपनी क्या रिक्वायरमेंट देती है, कई सारे क्लॉज लगाते हैं, कई सारे रूल्स रेगुलेशन लगाते हैं। तो वो सब काफी मैटर करेगा कि वहां पे वो एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट पॉसिबल है या नहीं है।
So these are the main 4 factors that affecting the entrepreneurial development. Okay. So next, मैक्लाइड अचीवमेंट मोटिवेशन थ्योरी। मैक्लाइड एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक मोटिवेशन थ्योरी दिया था, है ना, जिससे हम कुछ भी अचीव कर सकते। तो उनका अचीवमेंट मोटिवेशन थ्योरी क्या था? So David McLeod human motivation theory allows you to identify people's motivating drivers. This can then help you to give praise and feedback effectively, assign them suitable tasks and keep them motivated. So there are 3 types of motivations. 3 types के मोटिवेशन उन्होंने दिए जिससे हमें फीडबैक मिलेगा और हम अपने आप को ग्रो कर सकते हैं। ठीक है। सो पहला है अचीवमेंट मोटिवेशन, दूसरा है अथॉरिटी एंड पावर मोटिवेशन एंड तीसरा है एफिलिएशन मोटिवेशन। इन तीनों टाइप्स के मोटिवेशन को हम डिटेल में देखेंगे। तो जो पहला है हमारा अचीवमेंट मोटिवेशन। सो पहला अचीवमेंट मोटिवेशन, सो द NH मतलब achievement person is achievement motivated and therefore seeks attainment of realistic but challenging goals and advancement in the job. There is a strong need for feedback as to achievement and progress and a need for a sense of accomplishment. तो क्या है अचीवमेंट मोटिवेशन? क्या है, यदि हम कुछ भी काम करते हैं तो छोटे छोटे अचीवमेंट यदि मिलता रहेगा तो वो एक फीडबैक की तरह हमारा काम करेगा, वो हमें देगा और आगे बढ़ने के लिए हमें एक प्रोवोक करेगा, एक हमें फ्यूल देगा। ठीक है। तो इससे हम क्या होगा, हम आगे बढ़ते जाएंगे कि नहीं चलो इतना काम किया तो हमें ये अचीव हुआ, तो हम मैं आगे बढ़ता जाऊंगा। जो एंटरप्रेन्योर जो होगा वो आगे बढ़ेगा। तो अचीवमेंट टाइम टू टाइम मिलता रहना चाहिए, इससे क्या होगा, मोटिवेट होगा आगे बढ़ने के लिए। सेकेंडली ऑथोरिटी और पावर मोटिवेशन। दूसरा चीज है कि यदि हम उससे कह रहा है कि द एम्पावर person is authority motivated, this driver produces a need to be influential, effective and to make an impact. There is a strong need to lead and for their ideas to prevail. There is also motivated and a need towards increasing personal status and prestige. इसमें क्या है कि यदि ये काम करने से हमें एक अथॉरिटी मिल जाती है कि हाँ जी एक समाज में बैठने का उठने का इसने इतना बड़ा काम किया है, एक पावर मिलता है कि जे इसको गांव का ये बना दो, या फिर कुछ पॉलिटिक्स में एक इसको पोजीशन मिल जाता है या इस तरह से, तो इसको हाथ में पावर आ जाता है, तो इसको ये मोटिवेशन मिलता है कि नहीं हम और अच्छा कर सकते, इससे हमें ये पावर मिला है, हमें ये अथॉरिटी मिल रही है। ठीक है। हम अलग अलग तरीके की अथॉरिटी अलग अलग एंटरप्राइज में मिल सकता है, यदि मिलता है तो इसके लिए वो मोटिवेशन का काम करता है और आगे बढ़ने के लिए। ठीक है। तीसरा जो मोटिवेशन है वो द नीड फॉर एफिलिएशन। सो एन एफिल, so the need for affiliation, okay, in short NFL. So the NFL person is affiliation motivated, has a need for friendly relationship and is motivated towards interaction with other people. तो ये एफिलिएशन, नीड फॉर एफिलिएशन क्या है कि यदि आप उसके साथ अच्छा रिलेशन बनाते हैं, उसके साथ फ्रेंडशिप बिहेवियर रखते हो, तो उसे अच्छा लगता है, वो आगे बढ़ने का उसको मोटिवेशन मिलता है आगे बढ़ने के लिए, है ना, दूसरे लोगों के साथ। उसके बाद ये एफिलिएशन ड्राइवर प्रोड्यूसेस मोटिवेशन एंड नीड टू बी लाइक्ड एंड हेल्ड इन पॉपुलर रिगार्ड। तो इससे पॉपुलैरिटी यदि बढ़ती है उसकी तो ये इसको आगे बढ़ने में काफी मदद करता है। दिस पीपुल आर टीम प्लेयर, ये लोग टीम प्लेयर होते हैं, सब मिलके आगे बढ़ते हैं, इस तरह के लोग। ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका, इंटरप्रेन्योर
वर्सेस इंट्राप्रेन्योर। अब एंटरप्रेन्योर एंड एंटरप्रेन्योर क्या होता है? सो इसको एंटरप्रेन्योर भी कहते हैं और ये एंटरप्रेन्योर भी होता है। सो पहला है कि एंटरप्रेन्योर क्या है? Entrepreneur refers to a person who set up his own business with a new idea or concept. Entrepreneur क्या है कि जो वो इंडिविजुअल्स, वो पर्सन को कहते हैं एंटरप्रेन्योर, जिसने अपना नया बिजनेस अपने नए आइडिया के साथ स्टार्ट किया। और एंटरप्रेन्योर क्या है? सो एंटरप्रेन्योर टू एन एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन who is in charge of undertaking innovation in products, services and process etc. So entrepreneur क्या है कि वो किसी एक संस्था में काम कर रहा है, एज ए जॉब काम कर रहा है, लेकिन उसको भी एक अथॉरिटी दी गई है कि आप यहाँ पे कुछ इनोवेट करो, कुछ सर्विस या प्रोसेस को नया आप स्टार्ट करो। तो वो किसी के अंडर काम करता है, किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करता है, लेकिन एंटरप्रेन्योर क्या होता है? वो खुद के ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करता है, वही चीज। दूसरा है इनिशिएटिव। जो अप्रोच है उसका इनिशिएटिव है। इनिशिएटिव का मतलब वो खुद से इनिशिएट करता है, वो खुद से, किसी से पूछने की जरूरत नहीं, वो खुद से स्टार्ट करके आगे बढ़ता है। ये जो एंटरप्रेन्योर होते हैं वो रेस्टोरेटिव होते हैं। रीस्टोरेटिव क्या होता है कि जो पहले से काम चल रहा है उसी को आगे बढ़ाना, उसी में कुछ नया करना। वो एक अपने मैनेजर या अपने बॉस से पूछ के इसको आगे बढ़ाता है। ठीक है, कुछ भी नया करने से पहले उसे ऊपर अपने बॉस से या फिर अपने मालिक से, ओनर से पूछना पड़ता है। रिसोर्सेस में यूजेस ओन रिसोर्सेस। जो एंटरप्रेन्योर होते हैं वो खुद का रिसोर्सेज यूज करते हैं, लेकिन जो एंटरप्रेन्योर होते हैं वो यूज रिसोर्सेज प्रोवाइडेड बाय द कंपनी। तो जिस कंपनी के लिए वो काम कर रहा है उस कंपनी के द्वारा प्रोवाइड जो रिसोर्सेज होगा उसको यूज करेगा। ठीक है। कैपिटल की यदि बात करें, कैपिटल बेस पे यदि हम डिफरेंस देखें तो एंटरप्रेन्योर जो होता है रेज्ड बाय हिम, कैपिटल रेज्ड बाय हिम, एंटरप्रेन्योर के द्वारा, वो खुद के द्वारा तो खुद ही कैपिटल रेज करता है, जहां से भी अरेंज करना होता है वो करता है। लेकिन एंटरप्रेन्योर के केस में फाइनेंस्ड बाय द कंपनी, कंपनी प्रोवाइड कराता है कि कितना क्या खर्च लगेगा, कितना क्या कैपिटल की जरूरत पड़ेगी इस काम के लिए, तो वो कंपनी देता है। यदि हम एंटरप्राइज की बात करें एंटरप्रेन्योर के लिए, कि न्यूली एस्टेब्लिश्ड, मतलब वो नया स्टार्ट करता है एंटरप्राइज, एंटरप्रेन्योर। लेकिन एंटरप्रेन्योर क्या होता है? वो पहले से होता है, उस कंपनी में जाके उस कंपनी के लिए कुछ एक्स्ट्रा करने की कोशिश करता है, दैट इज एंटरप्रेन्योर। डिपेंडेंसी की यदि हम बात करें तो एंटरप्रेन्योर जो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है, वो अपना काम करता है, खुद के लिए काम करता है। लेकिन जो एंटरप्रेन्योर होता है वो डिपेंडेंट होता है, वो कंपनी के ओनर, वो उस पर डिपेंडेंट होता है। यदि रिस्क की बात करें कि बोर्न बाय एंटरप्रेन्योर हिमसेल्फ, तो जो भी रिस्क होता है वो खुद ही लेता है जो एंटरप्रेन्योर होता है, लेकिन एंटरप्रेन्योर में रिस्क जो है वो कंपनी लेती है। ठीक है। सो दीज आर द some basic difference between entrepreneur and entrepreneur. Okay, so this is very important question, exam point of view. Now, types of entrepreneurs or classifications of entrepreneurs. So पहला यदि बात करें तो वो है इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर। जो इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो कौन होते हैं? सो दिस टाइप ऑफ एंटरप्रेन्योर इज मोर इंटरेस्टेड in introducing some new ideas into the market, organization, or in the nation. They are drawn towards innovations and invest a lot of time and wealth in doing research and development. ठीक है। तो इनोवेटिव टाइप के जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो क्या होता है? कुछ नया आइडिया को मार्केट में लाते हैं। ठीक है। कुछ नया आइडिया का ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं या कुछ नया आइडिया वो देश में लाते हैं। They are drawn towards innovation and invest a lot of time and wealth in doing research and development. तो उस इस तरह के जो लोग होते हैं वो रिसर्च पे
बहुत टाइम और पैसा लगाते हैं अपना, और रिसर्च करके कुछ नया बनाते हैं, कुछ नया निकालते हैं, या हम कुछ कहे कुछ नया इनोवेट करते हैं। ठीक है। दूसरे टाइप के जो होते हैं एंटरप्रेन्योर, वो होते हैं इमिटेटिंग एंटरप्रेन्योर्स। सो दीज आर ऑफन disparagingly referred to as copycats. They observe an existing successful system and replicate it in a manner where all the deficiencies of the original business model are addressed and all its efficiencies are retained. These entrepreneurs help to improve an existing product or production process and can offer suggestion to enhance the use of better technology. तो इस तरह के जो एंटरप्रेन्योर होते हैं वो कॉपी कैट्स टाइप के होते हैं, वो कॉपी करते हैं कि जो पहले से कुछ चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, एक कार बन रहा है तो वो भी कार ही बनाएगा, लेकिन वो उस कार में कुछ नया करके बनाएगा। उस पहले वाले कार में जो प्रॉब्लम्स थी उसको फिल्टर आउट करेगा और उसको रिमूव करके एक नया, बिना वो प्रॉब्लम का एक नया कार बनाएगा। ठीक है। इसी तरह ये एक एग्जाम्पल हो गया कार का, लेकिन कोई भी एक सेटअप, कोई भी कंपनी, कोई भी एंटरप्रेन्योर जो पहले से एग्जिस्ट कर रहा है उसको नए तरीके से स्टार्ट करना, ये इमिटेटिंग एंटरप्रेन्योर का काम है ना। इस तरह का एंटरप्रेन्योर जो होता है वो इमिटेटिंग एंटरप्रेन्योर होता है। वो कॉपी करते किसी चीज का, लेकिन उसी कॉपी में जो उसमें एरर थे उसको फिल्टर, उसको निकालते हैं और उसको एक अच्छे तरीके से प्रोड्यूस करते। ठीक है। तीसरे तरीके का जो एंटरप्रेन्योर होता है वो होता है फैबियन, उसको बोलते हैं फैबियन एंटरप्रेन्योर्स। सो दीज आर एंटरप्रेन्योर्स दैट आर वेरी केयरफुल इन देयर अप्रोचेज एंड कॉशियस इन अडॉप्टिंग एनी चेंज। सो तीसरे टाइप का, सो थर्ड टाइप का जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो फैबियन एंटरप्रेन्योर्स होते हैं। दीज आर एंटरप्रेन्योर्स दैट आर वेरी केयरफुल इन देयर अप्रोचेज and cautious in adopting any changes. They are not prone to sudden decision and try to shy away from any innovation or change that doesn't fit their narratives. मतलब ये एक तीसरे तरह के एंटरप्रेन्योर्स होते हैं जिसको हम फैबियन एंटरप्रेन्योर कहते हैं, कि ये बहुत ही केयरफुल होते हैं, बहुत ही सोच समझ कर अपना काम करते हैं। ठीक है। कोई भी नया तरीके को नहीं अडॉप्ट करके और तुरंत चेंज कर देते, पहले उसको सोचते समझते हैं फिर वो करते हैं। वो बहुत ज्यादा रिस्क लेने वाले नहीं होते। एक, ठीक है कि हाँ रिस्क तो होगी, लेकिन बहुत कम रिस्क पे वो लेके आगे बढ़ना चाहते हैं। वो टेस्ट एंड ट्राइड पहले करके उसके बाद उसमें उसमें चेंज करते हैं। पहले टेस्ट एंड ट्राई कर लेते हैं, उसके बाद वो उस जो भी अप्रोच है उसको यूज करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक है। सो ये बहुत ही केयरफुल होते हैं किसी भी नए आइडिया को इंट्रोड्यूस करने के लिए अपने बिजनेस में। चौथे टाइप की यदि हम बात करें जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो ड्रोन एंटरप्रेन्योर्स। सो उसको ड्रोन एंटरप्रेन्योर्स कहते हैं। सो दीज आर एंटरप्रेन्योर्स हु डू नॉट लाइक अ चेंज। वो चेंज बिल्कुल ही पसंद नहीं करते। दे आर कंसिडर्ड एज ओल्ड स्कूल। वो पुरानी जो पद्धति है उसी को आगे बढ़ाना चाहते हैं। दे वांट टू डू बिजनेस इन देयर ओन ट्रेडिशन और ऑर्थोडॉक्स मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन एंड सिस्टम। सच पीपल अटैच प्राइड एंड ट्रेडिशन टू इवन आउटडेटेड मेथड ऑफ डूइंग बिजनेस। यदि मैं इसकी बात करूं तो बहुत अच्छा, जैसे एक बहुत अच्छा एग्जांपल इस पे याद आता है कि जैसे नोकिया ले ले। नोकिया क्या है कि मोबाइल के क्षेत्र में यदि हम बात करें तो पूरे मार्केट कवर कर लिया था। कम से कम इंडिया की बात करें सबसे बड़ा मार्केट कवर कर लिया था नोकिया, है ना। तो लेकिन आज के डेट में वो कहीं नहीं दिखता है। क्यों नहीं दिखता? क्योंकि जब पहले जो टेक्नोलॉजी यूज करती थी मोबाइल कंपनी, ठीक है, उस जब नया वर्जन आया उसका एंड्रॉयड वर्जन, ठीक है, तो पहले जावा बेस्ड मोबाइल हुआ करता था, तो बाद में एंड्रॉयड बेस्ड आया। तो इसने अडॉप्ट नहीं किया कि नहीं जी हम तो उसी को
लेके चलेंगे क्योंकि सबसे ज्यादा ये चलता है, जो मार्केट डिमांड कर रही है, तो हमें इसको चेंज नहीं करेंगे। वो नहीं चेंज हुए तो मार्केट आउट हो गए। तो ये जो होता है पुराने पद्धति को अपने प्राइड के लिए चलते हैं कि नहीं जी हमें इस चीज से मिला है, तो हम इसी बेस पे काम करेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। एक चौथा पांचवा जो एंटरप्रेन्योर होता है वो क्लासिक एंटरप्रेन्योर। The so-called classic entrepreneur is someone who observe a gap in the market or take note of a business or consumer need and develop a company that addresses the defect or the need. In some cases, the entrepreneur may also be an inventor, although some classic entrepreneur will team up with someone who has invented a product. तो इस तरह के जो क्लासिक एंटरप्रेन्योर होते हैं वो ये देखते हैं कि कहाँ पे गैप हो रहा है। हो सकता है कि फॉर एग्जांपल हम बात करें कि मोबाइल जो फोन है, यदि शुरू से बात करें हम, जब स्टार्ट हुआ था तो सभी लोगों के पास नहीं, तो बहुत कम, बहुत महंगा फोन होता था, बहुत अमीर लोगों के पास होता था। तो इस तरह के जो एंटरप्रेन्योर होते हैं वो यही होता है कि ये जो गैप है कि सभी लोग के पास मोबाइल फोन क्यों नहीं पहुंच रहा है, वो ढूंढ के निकालेंगे कि सस्ता किया जाए, तो कैसे सस्ता किया जाए ताकि वो सबको पहुंच में आ सके। तो इस तरह का एक एंटरप्रेन्योर होता है जिसको हम बोलते हैं क्लासिक एंटरप्रेन्योर। जो गैप होता है समाज में कि इसको ये चीज मिल रहा है, इसको नहीं मिल रहा है, तो क्यों नहीं मिल रहा है, उसको सोच के उस पर काम करके वो समाज में सभी के लिए अवेलेबल करवाता है। दैट इज द क्लासिक एंटरप्रेन्योर्स। ओके, नेक्स्ट इज सीरियल एंटरप्रेन्योर्स। Serial entrepreneurs क्या होता है? A serial entrepreneur enjoys getting businesses started and then sells the business to another person or company. This type of entrepreneur is typically somebody who is excited about starting something new and taking risk. कुछ एंटरप्रेन्योर ऐसे होते हैं जिन्होंने नया आइडिया लाया, अपना एंटरप्राइज स्टार्ट किया, अपना बिजनेस स्टार्ट किया, और जैसे वो बिल्ड हो गया किसी को बेच दिया, उसने किसी को दे दिया, अब फिर से नए आइडिया, नए इनोवेशन पे लग गए, है ना। उसके बाद फिर दूसरा डेवलप किए, बेच दिए, फिर इस तरह से वो नया आइडिया इनोवेट लाते रहते हैं और नया एंटरप्राइज स्टार्ट करके वो इस तरह, तो उनको रिस्क लेने में मजा आता है ना। तो ऐसे एंटरप्रेन्योर को क्या कहते हैं? सीरियल एंटरप्रेन्योर्स। ओके, सो मेनली दीज 6 types of entrepreneurs we have discussed. Now, entrepreneur development programs, तो जिसको हम शॉर्ट में EDP भी कहते हैं। ये सब कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं एंटरप्रेन्योरल डेवलपमेंट के? So as the term itself denotes, EDP is a program meant to develop entrepreneurial abilities among the people. In other words, it refers to inculcation, development and policing of entrepreneurial skill into a person needed to establish and successful run his enterprise. तो इसका क्या काम है कि जैसे कि नाम है एंटरप्रेन्योरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, सो डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं जिसके तहत लोग यूज करके, उसके प्रोग्राम को यूज करके अपना नया एंटरप्राइज स्टार्ट कर सकते हैं, या उनको हेल्प होता है वो काम करने के लिए। ठीक है, नया अपना एंटरप्राइज, अपना बिजनेस स्टार्टअप करने के लिए उनको हेल्प करती है जो ये सब प्रोग्राम्स। सो मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ईडीपी, ईडीपी का ऑब्जेक्टिव क्या है? एनालाइज एनवायरमेंटल सेटअप। ठीक है, एनवायरमेंटल सेटअप को एनालाइज करना कि यहाँ हो सकता है, नहीं हो सकता है तो कैसे हो सकता है ना, क्या चेंज करके यहाँ हो सकता है, ये सब एनवायरमेंट को एनालाइज करके वहां सेटअप कराना, ये एक ऑब्जेक्टिव है। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? सेलेक्ट द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट सेलेक्ट करना कि कहाँ पे कौन से प्रोडक्ट की जरूरत है, तो उस तरह से वो प्रोडक्ट को सिलेक्ट करेगा। तीसरा है फॉर्मुलेट प्रपोजल फॉर द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के लिए प्रपोजल तैयार करना, ये भी ईडीपी का है। नो द प्रोस एंड कॉन्स इन बिकमिंग एन एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर बनने से क्या फायदे और नुकसान होंगे, वो चीज भी पता लगाना इसका ऑब्जेक्टिव। एनेबल हिम हर टू टेक डिसीजन, किसी पर्सन को डिसीजन लेने के लिए इनेबल करना कि हाँ तुम ले सकते हो, उसको परमिशन देना, कहने का मतलब, ये भी एक प्रोग्राम के अंतर्गत आता है। इनेबल टू कम्युनिकेट क्लियरली एंड इफेक्टिवली, किसी को
कैसे कोई क्लियरली कम्युनिकेट कर सकता है, इफेक्टिवली कैसे कम्युनिकेट करता सकता है किसी दूसरे से, किसी समाज से। तो ये भी एक ऑब्जेक्टिव है ईडीपी का। डेवलप अ ब्रॉड विजन अबाउट द बिजनेस। उस बिजनेस, जो भी बिजनेस स्टार्टअप होगा, उसके लॉन्ग विजन क्या होंगे, क्या हो सकते, आगे कहाँ तक जा सकता है, ये भी ढूंढना इनका ऑब्जेक्टिव है। डेवलप पैशन फॉर इंटीग्रिटी एंड ऑनेस्टी। एक इस एंटरप्रेन्योर में ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी का पैशन भी खोजना इनका ऑब्जेक्टिव है, ईडीपी का ऑब्जेक्टिव है। मेक हिम लर्न कंप्लायंस विद लॉ। लॉ के साथ मतलब कि कानून के में रह के कि कैसे हम बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, उसमें क्या क्या कानून, मतलब क्या क्या लॉ होनी चाहिए, क्या इसकी जरूरत है, वो सब सारे की समझ देना भी ईडीपी का ऑब्जेक्टिव है। ओके, नाउ फेजेज ऑफ ईडीपी। ईडीपी जो है, इसके कुछ फेजेज है। तो पहले प्री ट्रेनिंग फेज, मतलब कि ट्रेनिंग करने से पहले कुछ जरूरतें होती है, कुछ रिक्वायरमेंट होते हैं, वो हम देख लेते हैं। सो प्री ट्रेनिंग फेजेज क्या है कि identification of suitable location where the operation can be initiated, like a district, selection of an individual as a course coordinator or project leader to coordinate the EDP activities। मतलब कि ट्रेनिंग किसी को देने से पहले का क्या फेज में हम क्या क्या करते हैं, पहले कि कहाँ पे स्टार्टअप होगी, कहाँ पे हम उसको स्टार्ट करना, कि कोई डिस्ट्रिक्ट, कोई कंट्री, जहाँ पे भी हमें स्टार्ट करना, तो उसको पहले ढूंढना। दूसरा है कि कौन कोऑर्डिनेटर होगा, नहीं होगा, उसको ढूंढना कि भाई ये ठीक है, सटीक है, इसको हम कोऑर्डिनेटर बना देते हैं या लीडर बना देते हैं, ये आगे काम कर लेगा। तीसरा है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज रिलेटेड टू द प्रोग्राम। तो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर उस प्रोग्राम के लिए क्या क्या हो सकता है, उस उसको ऑर्गेनाइज करना कि ये सब मिल जाएगा, हाँ यहाँ पे ओके है, मिल जाएगा। Conducting the environmental scanning or industrial survey in order to look for better business opportunity। मतलब कि पहले से एक सर्वे करके देखेगा कि यहाँ पे यदि हम एंटरप्राइज या कंपनी स्टार्ट करते हैं तो एनवायरमेंटली कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, किसी तरह के जो भी एनवायरमेंटल इशू आ सकते हैं, वो कोई इशू तो नहीं आएगी। ये सब देखना भी पहले ट्रेनिंग से पहले का काम है ईडीपी। डेवलपिंग वेरियस प्लान्स एसोसिएटेड विद द प्रोग्राम। ठीक है, तो जो प्रोग्राम से रिलेटेड जो प्लान्स होंगे, बनाए जाएंगे, है ना, उसको कैसे कैसे डेवलप करना है, क्या क्या प्लान होने चाहिए इस प्रोग्राम में। ठीक है, उसके बाद क्या है, लुकिंग फॉर द असिस्टेंस ऑफ वेरियस एजेंसीज सच एज डीएससीज, बैंक, एसआईएसआई, एनएसआईसी, डीएम एंड सो। तो जो यदि हम कोई एंटरप्राइज या कोई बिजनेस स्टार्टअप होगा वहां पे, तो कौन कौन से एजेंसीज इन्वॉल्व होंगे उसमें, वो हमें क्लियरेंस देगा नहीं देगा, कहाँ कहाँ से क्लियर देना, उस सबको ही पहले से ढूंढ के रखना कि हाँ ये यहाँ यहाँ से हमें क्लियरेंस लेना होगा। ठीक है, एंड कंडक्टिंग इंडस्ट्रियल मोटिवेशनल कैंपेन टू इंक्रीज द नंबर ऑफ एप्लीकेशन। और जैसे कि हम कोई स्टार्टअप करने जा रहे हैं, कोई कंपनी स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो लोग जो एप्लीकेंट हो, ज्यादा से ज्यादा लोग आके इसमें जुड़े, कि उसके लिए हम मोटिवेट कर सकते हैं कि हाँ भाई इससे आपको ये फायदा होगा, आप आ जाओ, आप करके देखो। तो इस तरह से एक मोटिवेशन भी हमें क्रिएट करना पड़ता है, मोटिवेट भी लोगों को करना पड़ता है, ताकि वो स्टार्टअप में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले। ओके, सो दीज आर द प्री ट्रेनिंग फेज। क्या है ट्रेनिंग फेज? ट्रेनिंग फेज में इसका क्या काम होता है? द मेन फंक्शन ऑफ एनी ईडीपी इज टू इम्पार्ट ट्रेनिंग टू फ्यूचर एंटरप्रेन्योर्स एंड गाइडिंग देम फॉर एस्टेब्लिशिंग द एंटरप्राइज। तो पहला काम होता है कि उसको, जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, जो अपना स्टार्टअप करना चाहते हैं, जो एंटरप्राइज स्टार्ट करने जा रहे हैं, उसको ट्रेनिंग देना, उसको गाइड करना कि आप कैसे स्टार्ट कर सकते हो और कैसे आगे बढ़ सकते हो। The normal duration of the entrepreneurship development program is 4 to 6 weeks, and it is usually a full-time course.
ये जनरली 4 से 6 हफ्तों का इस डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है, ठीक है, जो फुल टाइम कोर्स होता है, जैसे 5-7 घंटे 8 घंटे का डेली का कोर्स होता है, 4 से 6 घंटे का, ठीक है। The objective, training inputs and the center of focus are explained in the program design. Commonly, it is considered that the trainee do not have enough information about the changes because of which new program is prepared. So the objective, training inputs and center of focus are explained in the program design. तो इसका मेनली क्या है कि जो भी ट्रेनिंग में क्या क्या ट्रेनिंग होने वाले हैं, ठीक है, क्या क्या उसका ऑब्जेक्टिव रहेगा, उसको फुल्ली एक्सप्लेन करना, ठीक है, पूरा जो भी एनफ इंफॉर्मेशन होता है वो सब इंफॉर्मेशन देना, पूरे जो प्रोग्राम को प्रिपेयर करेगा, तो उसमें सारा इंफॉर्मेशन देना इसका ऑब्जेक्टिव होता है। नेक्स्ट ट्रेनिंग फेज में क्या आता है, ईच ट्रेनी शुड अप्रोच himself at the termination of the training program to have a clear view about his future endeavors. जो भी एंटरप्रेन्योर होंगे उसको ये बताना, उसमें ये खुद क्या बोलते हैं उसका मतलब उतना मोटिवेट करना है कि वो आगे फ्यूचर में कहाँ तक जा सकते हैं, ये सब बताना उस ट्रेनिंग प्रोग्राम का एक हिस्सा आता है कि उसको क्लियरली दिख जाए कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ यहाँ, या इस बिजनेस से हम यहाँ से यहाँ जा सकते हैं और मैं ये कर सकता हूँ, ठीक है, ये सब ट्रेनिंग फेज में आता है। नेक्स्ट अब आते हैं पोस्ट ट्रेनिंग फेज। पोस्ट ट्रेनिंग फेज क्या है, मतलब ट्रेनिंग के बाद ईडीपी का क्या काम है। In this phase, the candidate who have completed their program successfully are provided post training assistance. मतलब यदि जो उस ट्रेनिंग को कंप्लीट कर लिया है, उस प्रोग्राम को कंप्लीट कर लिया, अब आगे उसको असिस्ट करना भी ईडीपी का काम है। This phase is very important as after the completion of training program, most of the entrepreneurs face a lot of hardship in the business plan implementation. ये पोस्ट ट्रेनिंग फेज क्या है, ट्रेनिंग के बाद का फेज क्या है, बहुत ही टफ होता है, क्योंकि अब एंटरप्रेन्योर को हमने ट्रेनिंग तो दे दी, लेकिन उसके बाद अब वो जमीन पे आता है, वो स्टार्टअप करता है, ठीक है, अब वो उसकी प्रैक्टिकल करने की बात है, तो बहुत सारे टफ डिसीजन लेने होते हैं, बहुत हार्ड होता है, तो उस टाइम भी हमें उसे हेल्प करना होता है। Thus, with the help of various counseling sessions, the training organization try to extend their support to training. So, after the training, हमें बहुत सारे उसके काउंसलिंग सेशन करवाने होंगे, उसके ईडीपी को करवाने होते, ताकि वो समझ सके कि हाँ ठीक है, सही चल रहा है, बार बार उसको बताया जा रहा है, उसको रिकॉल होता जा रहा है, अच्छा हाँ हाँ ये सही बात है, वो ट्रेनिंग में सही चल रहा है, तो वो आगे बढ़ सकता है। वो क्या होता है कि मोटिवेटेड रहेगा, वो आगे बढ़ने के, वो अपडेटेड रहेगा, ठीक है, वो हताश नहीं होगा कि भाई हमसे नहीं होगा या उससे बहुत हार्ड नहीं लगेगा, यदि हम कंटिन्यूअस उसको सपोर्ट करते रहे। मेंशन्ड गोल्स, अब एक और फेज आता है, उसको गोल मेंशन करना कि टू असिस्ट ट्रेनिंग इन अ मीनिंगफुल मैनर सो दैट ट्रेनिंग कैन रियलाइज देयर बिजनेस प्लान, ठीक है, उसको ट्रेनिंग को हमेशा असिस्ट करना, ठीक है, ताकि उसे रियलाइज होगा कि हाँ उसका बिजनेस प्लान ओके जा रहा है। टू एनालाइज द डेवलपमेंट मेड बाय ट्रेनिंग इन द प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन, तो प्रोजेक्ट में जो इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो सकता है, क्या हो सकता है, उसको एनालाइज करके देना। टू इवेल्युएट द पोस्ट ट्रेनिंग अप्रोच, अब पोस्ट ट्रेनिंग अप्रोच को इवेल्युएट करना कि हम जो ट्रेनिंग दे रहे हैं, आफ्टर द ट्रेनिंग जो हम उसको हेल्प कर रहे हैं, वो कितना सही साबित हो रहा है, कितना उससे क्या रिजल्ट आ रहा है, तो ये इवेल्युएट करना भी काम है ईडीपी का। नाउ टाइप्स ऑफ ईडीपीज लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट। ईडीपीज लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के द्वारा क्या डिफरेंट ईडीपीज लॉन्च हुए अभी तक, उसमें एक है स्टार्टअप इंडिया, अटल इनोवेशन मिशन,
support to training and employment program for women, National Skill Development Mission, Pradhan Mantri Kausal Vikas Yojana, Trade Related Entrepreneurship Assistance and Development. So these are the main EDPs launched by government. इसके अंतर्गत कि हम लोगों को ट्रेंड करते हैं ताकि वो अपना नया स्टार्टअप स्टार्ट कर सके और उसको हेल्प करते हैं ईडीपी के द्वारा कि वो अपना नया स्टार्टअप कर सके, स्टार्ट कर सके। ठीक है, तो इसमें भी प्री फेज, प्री ट्रेनिंग फेज, ट्रेनिंग फेज एंड पोस्ट ट्रेनिंग फेज, तीनों तरह से पहले उसको बताते हैं, उसके लिए जगह तैयार करते हैं। दीज आर द होल अबाउट द यूनिट 1। ओके, सो आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा पूरा लेक्चर, आपका पूरा यूनिट कवर्ड हो गया अराउंड 40-45 मिनट्स में। ओके, सो यू कैन watch this video and complete your 1 unit in 1 hour. Okay, so thank you for watching and keep watching. और अभी तक यदि आपने करने के लिए तो प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको नया जो मैं वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, और आप नया नेक्स्ट जो सेकेंड यूनिट होगा वो आप वीडियो देख सकते हैं। So thank you for watching and keep watching.